हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। जैसा कि साथियों आपने पिछली बार देखा था कि पीएसीएल ने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया था सेबी के समक्ष। पीएसीएल ने स्वयं ये सरेंडर करके ये कहा था कि हम ये कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं काम। हम अब पुराने जो भी निवेशक हैं उनको रिफंड करना चाहते हैं, नयों से तो हम लेंगे ही नहीं। इसके ऊपर उनको पूरा प्रपोजल बनाने का समय पर्याप्त दिया गया, परंतु ये लोग अब तक वो बनाकर सेबी को नहीं सौंप सके। यानी सेबी ने पीएसीएल को पूरा मौका दिया था, लेकिन ये जो सीनियर हैं इन्होंने आपको बताया नहीं। जब पीएसीएल पहले ही सरेंडर कर चुकी थी तो ये सेट में अपील किस चीज़ की कर रही थी? मतलब वो तो मानती है ना कि हमसे गलती हुई, तो ये लोग बार बार अब सेबी को गलत क्यों बोलते हैं? अब चलिए साथियों, इसके आगे हम समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने सीनियर से कुछ सवाल मिले ना मिले ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि ये बात तुमको पता थी कि नहीं पता थी कि जुलाई में पीएसीएल ने सेबी से ऐसा कहा। अगर नहीं पता थी तो अपने सीनियर से पूछो, उसको पता थी कि नहीं पता थी। जिस भी व्यक्ति को पता थी ये बात, उसके घर में जा करके घेराव करना चाहिए आपको, क्योंकि ये फ्रॉड है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है बताना, और पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन की जिम्मेदारी बनती है बताना आप सबको, क्योंकि इसने सेबी को खुद कहा था कि हम निवेशकों के हित के लिए हैं। कौन से निवेशक के हित के लिए हो? किसी निवेशक को तो पता ही नहीं है कि तुम खड़े भी हो वहां पे। तो इस तरीके से आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, पर आप सोचते हैं कि आपकी लड़ाई कोई और लड़े। सारी बात आपके सामने है, फिर भी मुझे पता है कि 90% लोग किसी से कोई सवाल ही नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ये वीडियो सुनेंगे, मन में सोचेंगे कि हाँ इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, बस सवाल कोई नहीं उठा पाएगा। पर फिर भी हमारा ये दायित्व बनता है एक चैनल होने के नाते कि आपको सच्चाई से रूबरू कराएं हम। इसके अलावा बता दूं, मंगेश थरवल के बाद ये जून में आपको जाना है। आप सबको मेरे हिसाब से तो वो जानकारी इनडायरेक्टली मिल ही गई होगी। हम लोग ने पर्सनली, हम लोग मतलब इस चीज़ को वायरल नहीं करना चाहते तारीख, और ये मैं साफ वीडियो में बता रही हूँ। मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी कि हमें किस तारीख में जाना है। जिस जिस व्यक्ति को हमने तैयार किया हुआ है सबको पर्सनली बताया जाएगा किस तारीख को आपको आना है। और बस उसके बाद हमको ये पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन के प्रत्येक व्यक्ति को नोटिस भेजना है, भैरव सिंह रजावत सहित बाकियों को भी। तो ये लिस्ट आप तक बहुत जल्द पहुंचेगी, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। इसके आगे हमने आज के वीडियो के लिए देखा था कि हमें ये समझने हैं रिप्लाई और रिटर्न सबमिशन। रिप्लाई और रिटर्न सबमिशन यानी कि जो भी पीएसीएल ने या पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन ने या उसके डायरेक्टरों ने पीएसीएल के, इन लोगों ने क्या रिप्लाई दिए हैं प्रत्येक सेबी के जो ऑब्जेक्शन है उनके, या रिटर्न सबमिशन लिखित में वहाँ पे क्या क्या दिया है। तो आइए एक एक करके उसको समझते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएसीएल और इसके 4 डायरेक्टर यानी सुखदेव सिंह, तरलोचन सिंह, सुब्रत भट्टाचार्य और ये गुरमीत सिंह, ये चारों ने एक कॉमन रिप्लाई दी थी, यानी समान उत्तर दिया था। सबका सवाल जवाब जो था एक जैसा था। मतलब पहले इन लोगों ने फ़ोन करके एक दूसरे को बता दिया था कि ये जवाब दे रहा हूँ मैं, तुम भी यही जवाब दो। ये 26 जुलाई 2013 का जवाब। इसके अलावा रिटर्न सबमिशन यानी लिखित में अपनी बात, अपनी से बात बोलना। रिप्लाई मतलब ये रहता है कि सेबी ने कुछ सवाल किया, आप उसका जवाब दे रहे हैं, तो वो हो गया रिप्लाई। लेकिन रिटर्न सबमिशन यानी सेबी ने बस कुछ सवाल नहीं किया, आप अपने से सेबी के समक्ष कोई बात रख रहे हैं, तो वो होता है रिटर्न सबमिशन। तो 4 फरवरी 2014, 15 मई 2014 और 3 जून 2014 को इन चारों ने और पीएसीएल ने जो रिटर्न सबमिशन दिए उनको थोड़ा निष्कर्ष निकालते हुए नीचे पॉइंट वाइज बताया गया है। तो सबसे पहले तो पीएसीएल बोलता है, और ये 4 डायरेक्टर की जो इनका बिजनेस है वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी कि कृषि भूमि को खरीदते हैं और बेचते हैं। ये सबसे पहला झूठ। खरीदते भले ये हैं, बेचा किसको? किसी ग्राहक को तो नहीं बेचा, आपको तो नहीं बेचा। ये इसको पहले ही ये डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो ये सेल और बिजनेस का बोल रहे हैं, हमारा धंधा है। इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ सच लैंड, यानी कि ये खरीदते हैं जब लैंड को तो उसको डेवलप करते हैं। डेवलप कैसे करते हैं? या तो उस पर खेती बाड़ी करेंगे, या तो उसमें कुछ बना देंगे, जैसे कमरे बना दिए फिर किराए पे दिए, कोई स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया, होटल बना दिए। मतलब कुछ भी बना करके उसमें से पैसा कमाते हैं, या तो उसमें एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करके पैसा कमाते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। इसके अलावा पीएसीएल का जो भी काम है
वो एक बिल्डर की तरह है या एक डेवलपर की तरह है। बिल्डर यानी जो बिल्डिंग बनाता है, ठीक, और डेवलपर यानी जो संपत्ति को डेवलप करता है, यानी उस पे चाहे वो खेती बाड़ी करके उसको विकसित करे, चाहे उसमें कुछ बना करके कंस्ट्रक्शन करके कुछ करे। तो इसी प्रकार से पीएसीएल ने बोला कि हम भी एक बिल्डर का काम करते हैं या एक डेवलपर का काम कह सकते हैं आप, हमारा ओवरऑल यही काम है। इसके आगे क्या बोलती है कि पीएसीएल जो है लैंड खरीदती है सबसे पहले तो अपने खुद के पैसे से, आपके पैसे से नहीं, अपने खुद के पैसे से लैंड खरीदती है, ज़मीन खरीदती है, फिर उसको अलॉट करती है आप लोगों को कि ये आपकी प्रॉपर्टी, ये आपकी प्रॉपर्टी। इसमें जो है, इसने जो भी संपत्ति खरीदी, आपको देते समय ये इसमें अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटी चार्ज जोड़ देती है। जैसे इसने 10 लाख की कोई संपत्ति खरीद ली और इसमें इसने खेती बाड़ी की, इस ज़मीन को उपजाऊ बनाया, तो 5 लाख वो जोड़ करके आपको 15 लाख में अलॉट करेगी। तो 5 लाख हो गया पीएसीएल की जेब में। इसका कहने का मतलब ये है। इसके आगे जो भी ग्राहक पीएसीएल तक पहुंचता था, ये ज़मीन खरीदना बेचना जो भी है इनका बिजनेस, वहां तक किससे पहुंचता था? एक एजेंट के माध्यम से, यानी कंपनी के कुछ एजेंट नियुक्त हैं, उनके ही माध्यम से ग्राहक जो है पीएसीएल तक पहुंचता था। इसके अलावा पीएसीएल जो है अलग अलग प्लान देती थी कि आप जो है ज़मीन अगर खरीदना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में पैसा दें, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं। यानी आईपीपी और सीडीपीपी 2 प्लान रखे थे, चाहे तो इकट्ठा दे दीजिए पैसा, चाहे तो आप धीरे धीरे किश्तों में देते रहिए पैसा। ये ऐसी स्कीमें चलाती थी पीएसीएल। इसके आगे पीएसीएल अपना बचाव कैसे कर रही है, ये बोल रही है कि जो भी हम ये बिज़नेस करते थे, ये इसमें जो ये स्कीम और ये अरेंजमेंट शब्द आता है, ये प्लान बोलते हैं, स्कीम बोलते हैं, इसका मतलब सीआईएस के काम से नहीं है। ये अपने आप को बचा रहे हैं कि इन्होंने, क्योंकि पीएसीएल ने अपनी जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा था, उसमें उसने स्कीम, प्लान, इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो स्कीम और प्लान तो सीआईएस के ही काम में आता है, लेकिन पीएसीएल बचाव करते हुए कह रहा है कि जो हमारे हैंडबुक हैं, सर्कुलर हैं और माइन्यूट और अदर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि किसी भी रिकॉर्ड संबंधित दस्तावेज में जो हमारे शब्द लिखे हैं स्कीम और प्लान, उनका तात्पर्य किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम या सीआईएस से नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक प्रकार से सुविधाजनक हैं ताकि ये अपने ग्राहकों की छटनी कर सकें, जिनका भी पीएसीएल के साथ लेन देन हुआ है, कि वो किस्तों में दे रहे हैं पैसा, कि वो लोग एक ही बार में एक मुश्त में पैसा भर दे रहे हैं। तो ये स्कीम वगैरह शब्द से थोड़ा सा हम लोग कैटेगरी निर्धारित कर देते हैं। जैसे हमने कैटेगरी बनाई है आपकी A1, B1, C1, D1, तो पीएसीएल के कहने का मतलब है हम भी बस ऐसे ही आम तौर पर स्कीम और प्लान का इस्तेमाल सिर्फ इस श्रेणी को अलग अलग करने के लिए करते थे कि किस व्यक्ति को कितना डेवलपमेंट करके देना है हमको संपत्ति का, कितनी यूनिट उसको संपत्ति देनी है, यानी कि हमने डिवाइड किया हुआ था कि इतना पैसा देंगे तो इतना प्रॉपर्टी देंगे, इतना पैसा देंगे तो इतनी प्रॉपर्टी देंगे। तो इसलिए हम ये श्रेणियाँ बनाते थे। मेथड ऑफ पेमेंट यानी कि एक मुश्त दे रहे हैं कि किस्तों में दे रहे हैं, ये थोड़ा सा श्रेणियों में बांटने के लिए हमने ये स्कीम शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका कोई भी लेना देना सीआईएस या इन्वेस्टमेंट स्कीम से नहीं है। और पीएसीएल ये भी कहती है कि जो भी ये लोग प्लॉट अलॉट तो कर देते थे, लेकिन कब्जा नहीं देते थे। कब्जा वो तभी देते थे जब ये सेल डीड एग्जीक्यूट होती थी, यानी कुछ उनका, आप लोग को भी पता है कि एक निर्धारित रहता था कि इतनी पेमेंट हो जाएगी, इसके बाद ही आपको अलॉट होगा, और उसके बाद आपको 6 महीने का समय भी मिलता था तय करने के लिए, 6 का कि 3 का ध्यान नहीं है, कि आप तय करें कि आपको पैसा चाहिए कि आपको संपत्ति चाहिए। तो मतलब इनके कहने का मतलब है हम ऐसे कब्जा नहीं देते थे, उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर होता था, उसके बाद ही दिया जाता था इनको पैसा। इसके अलावा हम कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करते थे, कोई प्रचार प्रसार नहीं करते थे संपत्ति का, क्योंकि इसके लिए तो हमने अपने एजेंटों को नियुक्त किया हुआ था। ये यहाँ पे आपका नाम खराब कर दिया इन्होंने। और दूसरे पॉइंट में आते हैं, इसमें बोल रही है कि पीएसीएल जो भी अपने कस्टमर को संपत्ति अलॉट करती थी, उसको वो यूनिट में गिनती थी कि 1 यूनिट हमने इसको दे दी, 1 यूनिट इसको दे दी, 4 यूनिट इसको दे दी, मतलब उनका कुछ क्राइटेरिया ऐसे फिक्स था। इसके अलावा पीएसीएल हैज टिल डेट इंट्रोड्यूस्ड 67 स्कीम्स। अब तक पीएसीएल ने 67 स्कीमें लॉन्च की हैं अपनी संपत्ति को बेचने के लिए।
इसमें आगे बोल रही है पीएसीएल कि हमारा ये सिंपल काम नहीं है कि बस संपत्ति ली और संपत्ति बेच दी, हम इसको बाकायदा डेवलप करते हैं। यानी अगर कोई ऐसी ज़मीन है जिसमें कुछ खेती बाड़ी हो ही नहीं सकती, तो वो हम नहीं बेचते हैं, हम पहले उसको उपजाऊ बनाते हैं उस ज़मीन को। उसके बाद हम वो जो कम की, अब जाहिर सी बात है उस पर जब खेती बाड़ी नहीं होती थी, बंजर ज़मीन है, तो उस पर उसकी कीमत कम होगी, लेकिन वही ज़मीन जब उपजाऊ बन जाएगी तो उसकी कीमत तो दुगनी हो जाएगी। तो इनके कहने का मतलब है हम सस्ते में खरीद लेते थे ज़मीन, जो बंजर ज़मीनें हैं उस पे हम खेती करते थे, उसको उपजाऊ बनाते थे और फिर इस प्रकार से हमारा बिज़नेस चल रहा था कि हम सस्ती खरीद के महँगी बेच दी हमने। अब क्या बोल रही है तीसरे पॉइंट में, द लैंड इज हेल्ड बाय वेरियस एसोसिएट कंपनीज ऑफ पीएसीएल अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एमओयू इंटर्ड इनटू विथ पीएसीएल। यानी कि जो पीएसीएल की संपत्तियां हैं, इस पर खेतीबाड़ी पीएसीएल नहीं करता था, इसकी एसोसिएट कंपनियां करती थी, इसकी शेल कंपनियां करती थी, जैसा कि इनके मध्य में करार हुआ था एक, एमओयू बोलते हैं इसको। उसमें इन्होंने अपने पूरे नियम शर्तें लिखित में रखी हैं कि ऐसी-ऐसी हमको फ़ॉलो करना है। यानी पालन करने के लिए जो भी नियम शर्तें बनाई हैं वो उस एमओयू में है। एमओयू मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। ठीक है साथियों, तो इसके कहने का मतलब है कि पीएसीएल कुछ नहीं करती थी, पीएसीएल संपत्ति दे देती थी इनको और ये शेल कंपनियां फिर इसको उपजाऊ बनाती थी। इसके अलावा यहाँ बोल रही है पीएसीएल की जो भी संपत्ति खरीदने के पैसे लगे होते थे वो सब पीएसीएल ही पे करती थी। इसके अलावा होल्डिंग चार्जेस जो भी लगते थे वो भी पीएसीएल पे करती थी अपनी एसोसिएट कंपनी को। इसके अलावा आज की तारीख तक पीएसीएल और उसकी शेल कंपनियों में कभी कोई विवाद नहीं हुआ संपत्ति को लेकर, क्योंकि पहले ही इन्होंने एमओयू तैयार कर लिया था एक दूसरे के साथ, जिससे कि इनकी जो सिक्योरिटी और कंफर्ट था वो बना रहता था, कस्टमर को पता रहता था। यानी ये आपकी बात कर रहा है, एक निवेशक की बात कर रहा है कि निवेशक को पता रहता था कि पीएसीएल के नाम पर संपत्तियां नहीं है बल्कि उसकी एसोसिएट कंपनियों के नाम पर हैं, शेल कंपनियों के नाम पर हैं, जो कि जब भी ग्राहक मांगेगा संपत्ति तो पीएसीएल शेल कंपनी से बात करके और बिना किसी देरी के आपको वो संपत्ति प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि इनके बीच में एमओयू हुआ था। क्या ये चीज़ किसी भी निवेशक को पता थी कि पीएसीएल की नहीं, पीएसीएल की शेल कंपनियों के नाम पे संपत्ति है? क्योंकि इसमें तो इन्होंने साफ-साफ लिख दिया है कि ग्राहक को भी ये बात पता रहती थी, ताकि इसलिए ग्राहक भी संतुष्ट रहता था कि इनके बीच में करार तो हुआ है ना, तो मैं आज पैसा भरता जाता हूँ, पीएसीएल बाद में शेल कंपनी के माध्यम से मुझे संपत्ति दिला देगा। यानी कि ग्राहक को पता है कि जिस कंपनी में वो दे रहा है पैसा, उस कंपनी के पास तो वास्तव में कोई ज़मीन है ही नहीं, ज़मीन है उसकी शेल कंपनी के पास, तो वो सीधे शेल कंपनी में जाके नहीं निवेश करेगा, वो पीएसीएल में क्यों निवेश कर रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। तो ऐसी चीज़ें वो लिखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है सेबी को डाउट तो होगा ना इनके काम पर, कि भाई पैसे तुम ले रहे हो, दे शेल कंपनियों को रह रहे हो, वही जो शेल कंपनी में काम कर रहे हैं कर्मचारी क्या उनको अपने अंडर में नहीं कर सकते हो? ये इधर-उधर करने वाला काम करना ही क्यों है आपको? और उसमें ग्राहक का भी नाम खराब कर रहे हैं कि ग्राहक को भी तो पता है ये चीज़। इसके अलावा यहाँ पे ये लॉ की भी बात कर रहे हैं कि ये जो संपत्ति से संबंधित जो भी कानून होते हैं, ये जो होल्डिंग ऑफ लैंड पे लगते हैं, यानी कि जो जिसके भी कब्जे में है ज़मीन, तो वो किसी एक के ऊपर लगते हैं, सबके ऊपर नहीं। जैसे पीएसीएल ने खरीदी, पीएसीएल ने अब अपनी शेल कंपनी को दे दी, तो अभी जो है कानूनी तौर पर उस पर किसका कब्जा है? उस शेल कंपनी का, पीएसीएल का नहीं है। कल को ये नहीं बोल सकते कि पीएसीएल, शेल कंपनी और ग्राहक सबका कब्जा है उस ज़मीन पर, सबका अधिकार है उस ज़मीन पर। ऐसा नहीं, किसी एक का ही होता था। तो जैसे इसने किसान एग्रोटेक को दे दी, किसान एग्रोटेक भी तो इसी की कंपनी है ना, शेल कंपनी। तो अगर इसने किसान एग्रोटेक को दी हुई है, तो किसान एग्रोटेक का अधिकार है उस ज़मीन पर। या पीएसीएल का अधिकार है उस ज़मीन पर। यानी इसके कहने का मतलब है किसी एक ही को हम देते हैं वहाँ पे। अब जो भी इनके बीच में करार होता हो वो किसी एक को वहाँ पे देते हैं। और इसलिए आप ध्यान दे रहे होंगे कि किसान एग्रोटेक हो, चाहे लोटस हो, चाहे कोई भी शेल कंपनी हो, वो लोग सीनियर आपको क्या बोल रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी, खासकर किसान में तो बोले ही हैं कि हमारी संपत्ति लोढ़ा कमेटी के पास अटैच है, तो हम उसको छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे छुड़वाओगे तुम संपत्ति, ये बताओ पहले। ये आपको भटका रहे हैं कि भुगतान मिल जाएगा, बस ये संपत्ति छूट जाए। जब पीएसीएल खुद लिख के दे रहा है कि मेरे और शेल कंपनियों के मध्य में करार हुआ है, तो हम इनको दे रहे हैं, उस पर अधिकार हमारा ही है, चाहे अब हमारा है चाहे उनका है, जो भी इनके बीच में करार हो। लेकिन उस करार का उद्देश्य तो यही है ना कि ये संपत्ति अब पीएसीएल के ग्राहकों की है। तो ये आपको किसान वाले में लिख के कैसे दे रहे हैं कि हम मांग रहे हैं, वो मांगेंगे क्या लोढ़ा कमेटी दे देगी इनको संपत्ति? क्यों देगी जब पीएसीएल ने खुद लिख के दिया है?
तो ये आपको इस प्रकार से भटका रहे हैं। अधिकार किसी एक का ही है, सबका नहीं है। जो भी अब उस करार में लिखा होगा कि अगर किसान एग्रोटेक का है तो किसान एग्रोटेक का ही अधिकार है, फिर पीएसीएल का नहीं है। अगर उसमें लिखा होगा पीएसीएल का अधिकार है तो सिर्फ पीएसीएल का होगा, किसान एग्रोटेक का नहीं होगा। और ये इतने बेवकूफ़ नहीं है, उसमें पीएसीएल का उन्होंने लिखा होगा तब तो वहाँ पे अटैच है वो, अगर किसान एग्रोटेक का होता तो वहाँ क्यों अटैच होती? और ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने पहले ये ऑर्डर पढ़ा नहीं या उन्होंने आपको पढ़वाया नहीं। उन्होंने तो पढ़ा होगा, वो तो होशियार हैं आपके सब सीनियर, आपको बस पढ़ा देते हैं कि ऐसा है, ऐसा है। अब उससे आप पूछ सकते हैं कि ये जो लिख के दिया है 30 नंबर पॉइंट के तीसरे में, 30 नंबर पॉइंट के तीसरे में पीएसीएल ने लिख के दिया है सेबी को कि हम शेल कंपनियों को देते थे लेकिन उसमें अधिकार हमारा ही है, तो तुम कैसे ले आओगे वापस? इसने तो बोल के ही जब्त कराया है ना अपनी संपत्ति को। इसके अलावा पीएसीएल बोल रही है कि वो कोई इंस्ट्रूमेंट, यूनिट या सिक्योरिटी कुछ भी अलॉट नहीं करती थी, कुछ भी इशू नहीं करती थी। पीएसीएल और ग्राहक के बीच में जो रिश्ता होता था वो एक एग्रीमेंट के माध्यम से होता था, उस एग्रीमेंट के बेस पर होता था। कोई भी, जैसे आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कोई पैसा लगाता होगा तो आप ध्यान देते होंगे कि आपके फ़ोन पर जब मैसेज आता है तो आता है कि आपने इतने रुपए से इतने यूनिट खरीद लिए इस कंपनी के, ऐसा आता है। तो जब भी हम कहीं पे कुछ पैसा निवेश करते हैं ना, तो हमेशा वो कुछ ना कुछ हमको अलॉट करती है। चाहे वो यूनिट अलॉट करे, जैसे म्यूचुअल फंड वाला आपको यूनिट अलॉट करता है, कोई आपको सिक्योरिटी इश्यू करता है, कोई आपको इंस्ट्रूमेंट इश्यू करता है। यानी कहा जाता है कि आपने इसका कुछ खरीदा है, आने वाले समय में ये वापस करके आप अपना पैसा ले लेंगे। तो ये होता है इसका मतलब। तो पीएसीएल बोल रही है कि मैं तो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं देता, सिक्योरिटी भी नहीं देता, यूनिट भी नहीं देता। मैं सिर्फ एक एग्रीमेंट कराता हूँ और एक एप्लीकेशन फॉर्म भराता हूँ। उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद उसका और ग्राहक का हमारा एग्रीमेंट हो जाता है। बाकी हमारा और कोई भी सिस्टम नहीं है। फॉर्म भरो और आओ पैसा जमा करो यहाँ। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं तो आता है आपने इतनी यूनिट खरीदी। वो क्यों आता है? क्योंकि वो सीआईएस का काम है कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। यानी जहाँ भी शब्द इस्तेमाल होता है इंस्ट्रूमेंट, यूनिट या सिक्योरिटी, इनको अब हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता साथियों, लेकिन आम भाषा में समझ लीजिए, इंस्ट्रूमेंट, यूनिट या सिक्योरिटी शब्द जहाँ भी आ गया, इसका मतलब वो जो है आपका सीआईएस का काम है, वो रियल एस्टेट का काम नहीं कहलाता। लेकिन पीएसीएल अपना बचाव करते हुए कह रही है कि हम जो ये यूनिट शब्द यूज़ करते हैं, यूनिट शब्द पीएसीएल भी अपने रिकॉर्ड में लिखता था। तो इसके कहने का मतलब है यूनिट का मतलब प्लॉट का पीस ऑफ लैंड, यानी कि एक बड़ी ज़मीन है तो उसके शायद 1 स्क्वायर फुट, 2 स्क्वायर फुट या 3 स्क्वायर फुट, जो भी उसने तय किया होगा, उसको वो एक यूनिट मान के चलता था। तो जैसे अगर 1 स्क्वायर फुट को 1 यूनिट मानता है और आपको 5 स्क्वायर फुट अलॉट कर रहा है, तो वो बोलेगा मैंने 5 यूनिट इस बंदे को दिए, यानी इस निवेशक को दिए। तो पीएसीएल के कहने का मतलब है कि यूनिट का मतलब हमारा वहाँ सीआईएस से नहीं है, जैसा ये इंस्ट्रूमेंट, यूनिट और सिक्योरिटी से बोल रहे हैं हम। यूनिट का मतलब हमारी संपत्ति के उतने भाग से है जिसको हम एक यूनिट मान के चलते हैं। यानी कुल मिला के प्लॉट से लेना देना है उनका, पैसे से नहीं। तो वही ये कह रहे हैं कि आप इसको पीस ऑफ लैंड मान के चलिए। जो सीआईएस में इस्तेमाल होता है यूनिट, इसका मतलब वो नहीं है। ये खुद को बचाव कर रहा है पीएसीएल, ठीक। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि हम किसी भी अपने परचेजर को कोई भी यूनिट या सिक्योरिटी नहीं देते थे। यूनिट का मतलब हम सिर्फ संपत्ति दे रहे हैं उनको। इसके अलावा बोल रहा है ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल डीड द परचेजर्स आर फ्री टू डील विद द प्रॉपर्टी एंड द ओनरशिप कम टू वेस्ट इन दैम कपल्ड विद द पोजेशन। जैसे ही पैसे का भुगतान हो गया, हमने उनको सेल डीड दे दी। सेल डीड देने के बाद अब ग्राहक स्वतंत्र है अपनी संपत्ति पर जाने के लिए। हमने सेल डीड दे दी, इसका मतलब हमने उसको कब्जा दे दिया उस संपत्ति पर। तो इस प्रकार से ये बचाव करते हुए कह रही है पीएसीएल कि हमारा बिजनेस सेबी के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि हमारे बिजनेस में कहीं भी सिक्योरिटी शब्द ही नहीं इस्तेमाल होता है। हमने तो पैसा लिया और फिर संपत्ति दी अगले व्यक्ति को, जैसे ही उसने इंस्टॉलमेंट में या एक मुश्त जो भी समय सीमा जो तय की गई थी उसमें उसने पैसा दे दिया हमको, हमने उसको प्लॉट दे दिया। ऐसा हमारा बिजनेस है, तो सेबी के अंतर्गत तो ये आता नहीं है। इसके अलावा जो ये एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते थे, एग्रीमेंट होता था, अलॉटमेंट लेटर जारी होते थे, सेल डीड मिलती थी, इन सब का जो भी रिश्ता है वो प्लॉट ऑफ लैंड से है, यानी कि संपत्ति से उसका लेना देना है। इसका कहीं भी सिक्योरिटी से लेना देना नहीं है। और सीआईएस का जो ये रेगुलेशन है, इसके अंतर्गत भी कहा जाता है कि जो यूनिट हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं
CIS के, वो ही जो है स्टॉक एक्सचेंज में मार्केटेड होंगे। यानी कि आपका काम जो है CIS के अंतर्गत जो ये यूनिट और अदर इंस्ट्रूमेंट जारी किए जाते हैं उन तक आपका क्षेत्राधिकार बनता है। हम तो कभी ये करते ही नहीं है। अब सीधा सा आपका लेना देना स्टॉक एक्सचेंज से है, लेकिन हम जो बिजनेस करते हैं वो इमूवेबल एसेट से है, यानी कि अचल संपत्ति से है। और जो यूनिट है, हमारे यूनिट का मतलब है फिक्स्ड साइज ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, यानी कि भूमि का एक तय किया गया, निश्चित किया गया भाग, उसको हम यूनिट बोलते हैं। तो ना ही हमारा कोई चल संपत्ति से लेना देना है और ना ही हमारा स्टॉक एक्सचेंज से कोई लेना देना है। स्टॉक एक्सचेंज पे पूरा का पूरा हाथ सेबी का होता है, तो हम तो स्टॉक एक्सचेंज में आते ही नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के PACL यही कह रहा है, ये जो पीछे पॉइंट निकल गया थोड़ा सा, इसमें भी यही कहने का प्रयास कर रहा है कि हम आपके अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके बाद अपने अगले पन्ने में चलेंगे तो ये पॉइंट आगे बढ़ रहा है, तो ये बस कहने का प्रयास कर रहा है कि PACL जो है आपके अंतर्गत नहीं आता है। PACL कैन नॉट बी हेल्ड टू बी अ सिक्योरिटीज, क्योंकि आपकी जो धारा है 2H, इसमें आपने सिक्योरिटीज का मतलब बताया है और उसके अंदर हमारा बिजनेस आता ही नहीं है, तो हम आपके अंतर्गत नहीं आए। तो चलिए साथियों, हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए। इन 4 पॉइंट में हमने साफ देखा कि शुरुआत से PACL क्या बोलने का प्रयास कर रहा है कि मैं बिजनेस करता हूँ सिर्फ सेलिंग परचेजिंग का, मतलब संपत्ति खरीदी बेची, यही। अब देखते हैं, कल हम 5वें पॉइंट से पढ़ेंगे कि और PACL ने क्या बोला है, डायरेक्टरों ने क्या बोला है और PACL कस्टमर एसोसिएशन ने क्या बोला। ये ऑर्डर खत्म होने के बाद सेट का ऑर्डर पढ़ना है। सेट के ऑर्डर के बाद इनसे अच्छे से सवाल जवाब करना है कि ये तुमने बोला, और तुमने बोला तो किस ग्राहक से पूछ के बोला। और जैसे आपको ये बोल देते हैं ना एसोसिएशन वाले, AISO बोल देता है कि मैंने तुमसे सैलरी ली है क्या, जो मैं तुमको बताऊं, तो जाहिर सी बात है उसने जब सुप्रीम कोर्ट में लिख करके अगर दिया है साथियों, अगर ऐसा कोई दस्तावेज आपके हाथ में पहुंच जाता है जिसमें ये लिखा हो कि एसोसिएशन ने बोला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि वो निवेशकों के हित के लिए खड़ा है, PACL के प्रत्येक निवेशक के हित के लिए, तो आपको अधिकार है इनसे दस्तावेज मांगने का। ये आपको भटका रहे हैं क्योंकि ये दस्तावेज देना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि आपको जब दस्तावेज मिलेगा तो आप इनसे लड़ेंगे कि मेरे हित के लिए तो तुमने कुछ बोला ही नहीं। क्योंकि कानून यही है, अगर वो आपके लिए खड़ा है तो कोर्ट तो यही मान के चलेगी कि आपके और PACL के निवेशकों के मध्य में करार हुआ है, कि आपको उन्होंने अनुमति दी है यहाँ आने के लिए। तो जब आपने अनुमति दी तो उस समय आपको इनसे बोलना चाहिए था कि मेरे को 25,000 रुपये तनख्वाह चाहिए। अगर नहीं चाहिए तनख्वाह तो क्यों आ रहे हो सुप्रीम कोर्ट इनके लिए, या तो मत आओ। आओ तो या तो 25,000 की बात पहले करके आओ, पहले नहीं की तो अब थोड़ी नहीं कर सकते हो। या तो आप सुप्रीम कोर्ट को लिख के दे दो कि अभी तक मैंने जो भी बोला मैंने निवेशकों के हित के लिए नहीं बोला, तो इसलिए अब उनको निवेशकों को स्वतंत्र कर दीजिए मेरे ऊपर से। तो आप बिल्कुल बाकायदा ऐसा उनको बोलिए कि आप मेरे को या तो एफिडेविट जारी करो, मैं सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री के माध्यम से भेजूंगा कि AISO साफ बोल रहा है कि वो निवेशकों के हित के लिए नहीं है। अगर निवेशकों के हित का करना है तो प्रत्येक निवेशक को इनको 25,000 रुपये तनख्वाह देनी पड़ेगी, तभी ये निवेशकों का हित करेंगे। तो मेरी हैसियत नहीं है AISO को 25,000 देने की, तो कृपया करके मेरे को तो आप इनसे स्वतंत्र करिए। आज तक AISO ने जो कुछ भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया है उसका भागीदार मैं नहीं हूँ। आप ऐसा एफिडेविट लीजिए AISO से, जो भी व्यक्ति आपसे 25,000 मांग रहा है तनख्वाह, तो बोल दीजिए कि मैं नहीं दे सकता 25,000, मेरे को लिख के दो कि तुम जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो मेरे लिए नहीं खड़े हो, क्योंकि मैंने तुमको 25,000 नहीं दिए, तुम सिर्फ उसके लिए खड़े हो जिसने तुमको 25,000 दिए हैं। ठीक है साथियों, बोलना सीखिए आप। बाकी पढ़ तो आप रहे हैं, सुन तो आप रहे हैं, जानकारी तो हम आपको पूरी देंगे, बाकी बोलना आपको पड़ेगा। सवाल उठाइए, जितने भी आपने चीज़ें इसको पढ़ी हैं अभी, इतना जितना आपने सुन लिया ये तो आपके लिए नया ही होगा कि PACL ने ऐसा भी बोला था, PACL ने वैसा भी बोला था। अभी आगे और भी बहुत कुछ सुनेंगे, और जब आपके सामने PACL कस्टमर एसोसिएशन के सदस्यों के नाम उजागर होंगे ना, तो आप भी भौचक्के हो जाएंगे। लेकिन हम सही समय आने पर आपको ये जवाब बताएंगे कि उसमें कौन कौन शामिल है, वो पूरी लिस्ट हमारे पास है। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए तो इतना ही। इसके आगे कल पढ़ेंगे 5वें नंबर पॉइंट से, और एक एक करके ये पूरा हमें ऑर्डर समझना है। आशा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पेन पेपर लेके आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते रहे होंगे, और भविष्य में आपको यही काम आएंगे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको समझिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।